हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद जानने वाले हैं। भारतीय संविधान की टॉप 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो संविधान के अनुच्छेद से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा पूरा डिटेल से किस अनुच्छेद में जो है क्या संविधान के अनुसार जो है भाषा दिया गया है, क्या भाव दिया गया है और इसके अनुसार क्या काम कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा सभी जानकारी। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट, लेके चलते हैं आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद 1 यह घोषणा करता है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 ये घोषणा करता है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान, जो नए राज्य का प्रवेश होता है या स्थापना होता है, ये अनुच्छेद 2 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो संसद जो है ये अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य जो है इसके क्षेत्रों और सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद कर सकते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 में ये बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रही हो। तो अनुच्छेद 5 में यह बताया गया है कि भारत के वे सभी व्यक्ति जो है वे भारतीय नागरिक होंगे जिसका जन्म या तो भारत में हुआ है या उनका माता का जन्म या पिता का जन्म, किसी का जन्म जो है अगर भारत में हुए हैं तो वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। अनुच्छेद 5 का था ये। तो अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। तो अनुच्छेद 53 में ये बताया गया है कि कार्यपालिका संबंधी शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें संविधान 64 कहता है, आप लोग देख लीजिए क्या कहता है। संविधान 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये संविधान 64 कहता है। और संविधान 74 कहता है ये कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ ले सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। यह अनुच्छेद 74 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंधों में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अगर राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना जो है प्राप्त करना आवश्यक समझता है तो प्रधानमंत्री उसको जो है सूचना देना होगा प्रधानमंत्री को। यह अनुच्छेद 78 के तहत बताया गया है। तो नेक्स्ट अनुच्छेद है इसमें दिया है अनुच्छेद 78 में ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। यही जो आपको बताइए वही है। और अनुच्छेद 86 में बताया गया है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। ये अनुच्छेद 86 के अंतर्गत। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 89। तो अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का निर्णय जो है ये अनुच्छेद 89 में दिया गया है, जो वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 160 में ये वर्णन किया गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 ये कहता है, इसमें ये दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 111 में बताया गया। अनुच्छेद 112 कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। ये अनुच्छेद 112 के तहत कहा गया है, यानी अनुच्छेद 112 में बताया गया। अनुच्छेद 123 के अनुसार बताया गया है कि संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में, अवकाश उसी को कहा जाता है, कि संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो है, ये संसद अगर अवकाश में रहेगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को ये आदेश कर सकता है यानी जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। तो अनुच्छेद 124 में ये वर्णन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है, इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ये अनुच्छेद 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट है 148 नंबर में अनुच्छेद 148 का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद 148 में बताया गया। तो अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह अनुच्छेद 163 में बताया गया है, यानी निर्णय लिया गया है। अनुच्छेद 169 का आता है, इसमें बताया गया है कि राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आने जाने पर इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। तो अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार ये जारी कर सकता है। अनुच्छेद यह 214 में बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। ये अनुच्छेद 214 में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में वो निर्णय किया गया है, ये वर्णन किया गया है कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 233 में बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 235 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा। यह अनुच्छेद 235 में बताया गया है। अनुच्छेद 239 में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासन की नियुक्ति कर सकता है। यह अनुच्छेद 239 के अनुसार। अनुच्छेद 243 कहता है, इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तराधित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 245 में दिया गया है कि संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में बताया गया है कि विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं। और अनुच्छेद 249 में ये बताया गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्र हित में आवश्यक समझे। और अनुच्छेद 262 में बताया गया है कि
अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 263 में बताया गया है कि केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों में के विकास के लिए के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है अनुच्छेद 266 में आप देख सकते हैं कि भारत की संचित निधि जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एकत्र रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अनुच्छेद 266 के अनुसार अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 275 में ये कहा गया है कि केंद्र राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र द्वारा जो है राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है ये 275 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुसंधान करेगा। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 300 में बताया गया है कि अनुच्छेद 300 क में बताया गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था पर संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 क में एक सामान्य वैधानिक यानी कानूनी वैधानिक को कहा जाता है अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 में बताया गया है। और अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। और अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि चुनावों के पर्यवेक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी। और अनुच्छेद 326 में बताया गया है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और इसके बाद जो है अनुच्छेद 330 में बताया गया है आप देख सकते हैं 330 में कहा गया है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण ये 330 में दिया गया है। और 332 में दिया गया है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान ये अनुच्छेद 332 में दिया गया है। और अनुच्छेद 335 जो है इसमें ये दिया गया है कि अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान। इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 338 में आप लोग देख सकते हैं अब दिया गया है क्या इसमें दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 में रखा गया है। और अनुच्छेद 338 में ही क में ये रखा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। और अनुच्छेद 340 में रखा गया है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति ये अनुच्छेद 340 के अनुसार करता है। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं आप अनुच्छेद 343 इसमें जो है संघ आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी ये 343 में। अनुच्छेद 347 में यह है कि यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हो और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है अनुच्छेद 347 के अनुसार। और अनुच्छेद 351 कहता है यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने। अनुच्छेद 352 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध वाहन आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है ये अनुच्छेद 352 के अनुसार। और अनुच्छेद 355 के अनुसार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है क्या कि इसमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 355 में इसमें बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा का संघ का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 356 में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यदि यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया
है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अनुसार। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 360 में यह निर्णय लिया गया है, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 360 के अनुसार। और अनुच्छेद 365 में क्या गया ये देख सकते हैं, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में ये बताया गया है कि संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, ये संसद को अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 371 के अनुसार कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जिसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि ये सब राज्यों के लिए जो है राष्ट्रपति जो है ये बोर्ड स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें आप लोग देख सकते हैं अनुच्छेद जो है 394। अनुच्छेद 394 में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 394 क में राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। तो राष्ट्रपति जो है अपने अधिकार के अनुसार जो है इसके अधिकार के अंतर्गत जो है इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा अनुच्छेद 394 क को। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा कि इतने अच्छे तरीके से जो है पूरा डिटेल्स में बताई कि किस अनुच्छेद में क्या निर्णय लिया गया है, क्या कहा गया है और किस अनुच्छेद के अनुसार हम कौन से कार्य कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।